नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। 20 तारीख से, जैसा मैंने कहा था आपको, एनटीए नेट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जून जुलाई के आसपास, उसके मॉक टेस्ट शुरू हो रहे हैं और 15 दिन का पूरा मॉक टेस्ट रहेगा। रोज़ आपको 2 मॉक टेस्ट मिला करेंगे, सुबह और शाम को। आप खुद चाहें तो उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, आपका स्कोर वगैरह सब आपके पास आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप सिस्टम के ऊपर इस मॉक टेस्ट को दें, मोबाइल पर ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि देते हैं तो कोई मुझे आपत्ति नहीं है, बट मेरा इतना सा मानना है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मोबाइल पर एग्ज़ाम नहीं देंगे आप। कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, इस पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक डर दूर हो जाएगा एक तो आपका कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता कैसे है। मोबाइल तो एक्सेस करना बहुत आसान है, तो ठीक है, वो आप छोड़ दीजिए। बट अवेलेबल नहीं है आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर, तो कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपका पेपर उसी पर खुलेगा, आप मोबाइल पर भी दे सकते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो इंडियन लॉजिक्स के साथ भी थोड़ा संबंधित है, न्याय दर्शन के साथ भी संबंधित है। न्याय दर्शन में हमने देखा, न्याय दर्शन भारतीय दर्शन का मैं कहूँ कि एकमात्र कह दीजिए आप, या सबसे प्रमुख आप कह दीजिए, ऐसा दर्शन है जो कि तर्क शास्त्र के ऊपर भी आधारित है। न्याय दर्शन का लक्ष्य एक ही था कि तर्कों के माध्यम से, मतलब या फिर प्रमाण के माध्यम से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, है जिसे मैं प्रमा कहता हूँ, मुझे प्रमा की प्राप्ति हो जाए। और कोई लक्ष्य नहीं है न्याय दर्शन का। तो उसके लिए उसने तर्क का भी उपयोग किया, प्रमाणों का अलग अलग उपयोग किया। तो उसी के अंदर सब आधारित है ये तर्कशास्त्र। उसी तर्कशास्त्र में अगर हम जाएं तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि न्याय दर्शन जो प्रमाण है उनमें से किस प्रमाण को सबसे ज्यादा अहमियत देता है, किस प्रमाण को सबसे ज्यादा वो फॉलो करता है। भारतीय दर्शन में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 4 प्रमाण तो लगभग सभी मानते हैं, और मीमांसा को जोड़ देता हूं तो 6 प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, इन 3 को ऊपर रख लेता हूं मैं, उपमान, इसको भी अलग रख देता हूं, अनुपलब्धि और अर्थ आपत्ति। अलग अलग क्योंकि मैंने ये 3 जो है ये तो यूनिवर्सल है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 यूनिवर्सल है। ज्ञान प्राप्ति के लिए ये 3 महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष होना चाहिए या अनुमान या शब्द। भारतीय दर्शन कहता है कि ज्ञान वही है जो सही प्रत्यक्ष हो, सही जिसका अनुमान किया जा सके, और जहां सही शब्दों का प्रयोग किया जा सके, उसी को हम ज्ञान कह सकते हैं। ज्ञान के लिए 3 स्टेजेस हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो ये 3 अलग हो गए। उपमान कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं उपमान कुछ नहीं है, अनुमान का ही थोड़ा सा मॉडिफाई स्वरूप है और कुछ नहीं है। मीमांसा दर्शन की जब मैं बात करता हूं तो उन्होंने कहा अनुपलब्धि, कि कोई चीज उपलब्ध नहीं है उसको भी एक अनुमान होता है। अर्थ आपत्ति, जब एक डाउट है कि साहब दो के बीच में विरोध चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, तो किसी तीसरे को बीच में लाना पड़ेगा, तब हमें ज्ञान हो जाएगा, तो वो अर्थ आपत्ति हो जाएगी। ये भी एक तरह का ज्ञान है। तो सभी लोग इसको नहीं मानते हैं। मीमांसा दर्शन जो है आपका प्रभाकर और कुमारिल का, वो मानते हैं। न्याय दर्शन अहमियत देता है अनुमान को, जैसे कि चारवाक ने दिया प्रत्यक्ष को अहमियत, मीमांसा और वेदांत ने दिया शब्दों को अहमियत, उसी तरह न्याय दर्शन ने दिया अनुमान को अहमियत। न्याय दर्शन कहता है अनुमान क्या होता है, अनुमान से ज्ञान कैसे होता है। तो न्याय दर्शन कहता है वहां पर एक कंपलसरी रिलेशन होता है, जिसको आप व्याप्ति संबंध कहते हैं। व्याप्ति संबंध क्या है ये? तो न्याय दर्शन कहता है एक होता है आपका पक्ष, जिसके सापेक्ष आप बात कर रहे हैं। कुछ आपको दिख रहा है, जिसको मैं हेतु कहता हूं। इस हेतु को देखकर मुझे प्रूफ करना है जो नहीं दिख रहा है, जिसको मैं साध्य कहता हूं। ये व्याप्ति संबंध है। मुझे धुआं दिखाई दे रहा है, हेतु कहां? ट्रेन में, गाड़ी में, पहाड़ पे, जहां दिखाई दे रहा है वो पक्ष हो जाएगा। क्या सिद्ध करना है? आग है या नहीं? दिख नहीं रही है मुझे आग, मुझे धुआं दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के बाहर से एक गाड़ी की आवाज आई,
क्या आई? आवाज आई, कान में आवाज आई। प्रत्यक्ष का मतलब केवल देखना नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब चाहे तो मैं देखूं, चाहे तो मैं नाक से सूंघूं, चाहे तो मैं कान से सुनूं, चाहे मैं उसको टच करके देखूं, पांचों इंद्रियां मेरी काम करनी चाहिए, उसका मैं प्रत्यक्ष कहता हूं। मैंने गाड़ी के एक सायरन की आवाज सुनी, शब्द सुने, किसके पक्ष में सुने? मेरे घर के बाहर सड़क पर। क्या प्रूफ करना है कि ये गाड़ी कौन सी है? आपने कहा सर ये फायर ब्रिगेड है। फायर ब्रिगेड है? कैसे कहा आपने फायर ब्रिगेड है? सर क्योंकि ये जो आवाज आई थी ना, ये फायर ब्रिगेड की ही होती है। आपने फायर ब्रिगेड देखी नहीं है अभी, केवल उस आवाज को सुनकर आपने अनुमान लगाया है कि ये फायर ब्रिगेड है। तो ये अनुमान का एक सिस्टम है, अनुमान का एक प्रोसीजर है, अनुमान इस तरीके से होता है, ऐसा न्याय दर्शन कहता है। हम क्या पढ़ने वाले हैं अब? हम उस पे आते हैं। हेतु। आपने सायरन की आवाज सुनी और गाड़ी का अंदाजा लगाया। अब मान लीजिए वो सायरन, आपको पता है कि साहब एक व्याप्ति संबंध है, एक कंपलसरी रिलेशन है कि ये आवाज इसी गाड़ी के अंदर आती है, ये फिक्स है ये। अब इमेजिन कीजिए अगर वैसा ही किसी ने हॉर्न अपनी कार में लगा रखा हो तो, वैसा ही कोई सायरन किसी ने अपनी बाइक में लगा रखा हो तो, वैसा ही किसी ने रिंगटोन लगा रखी हो तो मोबाइल में, क्या तब भी आप फायर ब्रिगेड को प्रूफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हुआ क्या? हेतु जो था, जो हेतु मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा था, जो हेतु मेरे संपर्क में था, वो हेतु कहीं ना कहीं आभासी हो गया, इमेजिनरी हो गया, इल्यूजम जिसे हम कहते हैं वो हो गया। तो इसके लिए न्याय दर्शन ने एक शब्द का उपयोग किया, हेत्वाभास। हेत्वाभास। जब हेतु आपका आभासी हो जाए, जब हेतु का अस्तित्व जो है वो अपने आप में संदिग्ध हो जाए कि ये सही है क्या। देखिए जैसे कैसे, ये मान लीजिए आपके पहाड़ हैं। जनरल एग्जांपल देता हूं जो किताब में आप पढ़ते हैं। यहां पर धुआं ही धुआं है, बहुत सारी धुआं है, यहां पर धुआं आपको दिखाई दे रही है। तो पहाड़ के पक्ष में धुआं को मैंने माना हेतु, और मुझे क्या सिद्ध करना है कि यहां पर आग है या नहीं है। क्योंकि आग और धुआं का एक संबंध है जिसको मैं व्याप्ति संबंध या कंपलसरी या मैंडेटरी रिलेशन कहता हूं। आग और धुआं एक साथ ही रहती है, बात खत्म। सही बात। तो अगर हेतु धुआं है तो साध्य जो है आग होगी। यहां तक तो कहानी ठीक है, यहां तक तो हेतु सही था, हेतु वास्तविक है। अब इमेजिन कीजिए ये धुआं जो है ये आग की धुआं नहीं है, सर्दियों के अंदर जिसको आप फॉग कहते हैं, ये वो वाली धुआं है। तो क्या अब आप आग सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या समस्या पैदा हुई? हेतु जो था वो काल्पनिक हो गया, हेतु का अस्तित्व अपने आप में संदिग्ध हो गया, हेतु का अस्तित्व अपने आप में डाउटफुल हो गया। इसलिए इसको मैं हेतु आभास कहूंगा कि जब हेतु आभासी हो जाता है तो फिर मैं साध्य की कल्पना नहीं कर सकता। और जब मैं साध्य को कल्पना नहीं कर सकता, या मैं कहूं साध्य को प्रमाणित नहीं कर सकता, इसका मतलब अनुमान के द्वारा अब मुझे ज्ञान नहीं होगा, अब मुझे अनुमान से ज्ञान नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा इस घर को देख के बताइए इस घर के अंदर कौन रहता है। आपने कहा कि सर बड़ा घर है, अच्छा घर है, कोई अमीर लोग रहते होंगे। सिंपल, एक सिंपल फंडा है, बड़ा घर है, बहुत बड़ा महल है, महल टाइप एक घर है, तो अमीर लोग रहते होंगे, सब एक संपन्न परिवार रहता होगा, फिक्स है। ये तो हो गया, एक हेतु को देकर आपने साध्य को प्रूफ कर दिया। लेकिन वो हेतु जब आपने उस मकान को देखा, बाद में आपको मालूम पड़ा ये मकान था ही नहीं, ये तो एक फिल्म का सेट था, ये तो पिक्चर का एक सेट था, ये असलियत में मकान था ही नहीं। तब भी क्या साध्य सही रहेगा? नहीं। हेतु जैसे ही चेंज होता है, हेतु जैसे ही काल्पनिक होगा तो साध्य भी काल्पनिक हो जाएगा। हेतु अगर आभासी होगा तो साध्य भी आभासी हो जाएगा। इसका मतलब अगर साध्य को वास्तविक होना है तो हेतु को भी वास्तविक होना पड़ेगा, और हेतु को वास्तविक होने के लिए हमें हेतु को प्रत्यक्ष इस प्रकार से करना है कि वो हेतु काल्पनिक है या वास्तविक, हमें इसका अंदाजा हो जाए। जैसे कि आपने रेगिस्तान में देखा होगा, या गर्मियों में आपने सड़क पर भी देखा होगा, हाईवे पर जब आप निकलते हैं तो सड़क पर पानी जो है वो रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम मृग मरीचिका कहते हैं। कि साहब वहां पर पानी दिखाई दे रहा है, पास जाते हैं गायब हो जाता है, पास जाते हैं गायब हो जाता है। इसका मतलब
जो हेतु मुझे दिखाई दिया, जो पानी की परछाई मुझे वहां दिखाई दी, वो वास्तविक पानी नहीं था, वो केवल कल्पना थी। और उसकी कल्पना के कारण पानी वहां नहीं मिला, मुझे साध्य नहीं हुआ, मुझे पानी नहीं मिला। तो हेतु वास्तविक हो, हेतु रियल हो, हेतु प्रमाणिक हो, ये देखना जरूरी है। न्याय दर्शन में कहा गया कि 5 तरह के हेत्वाभास देखे जाते हैं, 5 तरह के हेत्वाभास का अस्तित्व है। कई बार आपके क्वेश्चंस आते हैं तो हम एक एक करके इन 5 हेत्वाभास के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला हेत्वाभास है आपका, देखिएगा, सव्यभिचार या सव्यभिचार हेत्वाभास। न्याय दर्शन में कहा गया अनेकांतकः निष्कर्षः या अनेकांतकः सव्यभिचारः। अनेकांतकः, सव्यभिचार हेत्वाभास का अगर मतलब पता करें या सव्यभिचार हेत्वाभास होता क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है जब मुझे कोई एक बात सिद्ध करनी हो, वो सिद्ध ना हो, लेकिन उसके निष्कर्ष बहुत सारे निकल जाए। मुझे एक बात सिद्ध करनी है, वो तो सिद्ध नहीं हो रही है, लेकिन इतने सारे निष्कर्ष निकल कर बाहर आ गए कि मैं कह ही नहीं सकता कि यार ये सही है या ये सही है। एक बात सिद्ध नहीं हो रही है। लेकिन जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके महर्षि गौतम ने ही दिए कि मैं कहता हूं कि राग है, द्वेष है, मोह है। राग, द्वेष, मोह, ये 3 घटनाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं, 3 परिस्थितियां हैं। लेकिन जब मैं नीति शास्त्र पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं ये 3 नहीं है, ये एक मानव की अवस्थाएं हैं। एक मानव की एक अवस्था है जिसको 3 नामों से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तीनों का अर्थ एक ही निकलेगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर, अर्थ एक कैसे निकलेगा, तीनों अलग अलग है। मैं कहूंगा नहीं, तीनों एक ही है। सव्यभिचार, निष्कर्ष ना निकले, या जो मैं चाहता हूं वो तो सिद्ध ना हो और इतने सारे निष्कर्ष आ जाए, अनेकांत कह निष्कर्ष है, अनेक अंत, अनेक बहुत सारे निष्कर्ष आ जाएं। एक व्यक्ति कहेगा राग अलग होता है, एक कहेगा नहीं द्वेष अलग होता है, एक कहेगा मोह अलग होता है, एक कहेगा तीनों एक ही है, एक कहेगा नहीं नहीं तीनों को आप इस तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो कई बार होता है ऐसे स्टेटमेंट्स मेरे सामने आ जाते हैं जिसका कोई निष्कर्ष निकल ही नहीं पाता, या फिर इतने सारे निष्कर्ष निकल जाते हैं कि मैं पकड़ नहीं पाता कि इसमें से सही निष्कर्ष कौन सा है। उसको हम कहते हैं सव्यभिचार हेत्वाभास। दूसरा है विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास, नाम से ही मालूम पड़ रहा है विरुद्ध, कुछ ना कुछ यहां पर अगेंस्ट होगा एक दूसरे के। विरुद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास को आप इस तरीके से समझिए, मेरा पेन अटक गया शायद, ठीक है। विरुद्ध को आप इस तरीके से समझिए कि मैंने आपको एक सिद्धांत बताया, मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया, आपने उस प्रिंसिपल को मान लिया, सिद्धांत मैंने मान लिया। सिद्धांत को मान लेने के बाद मुझे इसका कंफर्म हो गया कि हाँ साहब यह सिद्धांत है, लेकिन उस सिद्धांत को मानने के बाद भी कुछ ना कुछ उसके विरोध में आ जाए तर्क, तो उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहेंगे। इसको किस तरीके से समझें, तो यहां पर महर्षि गौतम कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व पर मैं चर्चा करता हूं। आत्मा क्या है? मैंने एक सिद्धांत दे दिया कि साहब आत्मा ऊर्जा है, मैंने सिद्धांत दे दिया कि आत्मा अजर है, अमर है, मैंने कह दिया कि आत्मा जो है वो परिवर्तनशील है, मैंने सब कुछ कह दिया, मैंने सारे सिद्धांत आपके साथ दे दिए। फिर भी आत्मा के अस्तित्व पर क्या विरोधी तर्क नहीं है? क्या संपूर्ण विश्व आत्मा के अस्तित्व को मानेगा? नहीं मानेगा। कितने ही सिद्धांत आप दे दीजिए। आपने कहा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म का अस्तित्व, बहुत सारे सिद्धांत बना दिए आपने, अलग अलग पुस्तकों का रेफरेंस दे दिया कि साहब गीता में ये कहा गया है, दूसरे धर्मों में ये कहा गया है, दूसरी धर्म पुस्तकों में ये कहा गया है। फिर भी लोग कहेंगे कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है।
उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तर्क अवश्य पैदा होंगे। तो विरुद्ध हेत्वाभास जब एक प्रिंसिपल मैं दे देता हूं, एक सिद्धांत का मैं प्रतिपादन कर देता हूं, और उस सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद भी उसके विरोध में कुछ नए तर्क आ जाते हैं, उसे हम कहेंगे विरुद्ध हेत्वाभास। और अगर विरोध में तर्क नहीं आते हैं तो सीधी सी बात है, वो हेत्वाभास नहीं है, वो एक हेतु सिद्धांत तो हो गया, वो व्याप्ति संबंध पर आधारित हो गया, वहां पर ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर तर्क आ गए तो फिर वो है विरुद्ध हेत्वाभास। तीसरा आता है आपका मैन थोड़ा सा समस्या पैदा कर रहा है। सी, प्रकरण सम हेत्वाभास। प्रकरण सम हेत्वाभास, इसको आप इस तरीके से समझिए, जो हेतु था आपका, इसको मैं 3 स्टेप में समझाता हूं आपको। जो हेतु है, हेतु क्लियर नहीं था, हेतु के द्वारा मुझे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो हेतु के कारण मेरे मन में संशय पैदा हुआ, संशय पैदा हुआ। ये हो गया पहला। अब जब हेतु के कारण संशय पैदा हुआ तो मेरा दिमाग फिर से चला गया कि यार ये इंसिडेंट क्या था, वो घटना क्या थी। मैं मन ही मन में उसके बारे में चिंतन कर रहा हूं, तो प्रकरण के ऊपर चिंतन प्रारंभ हुआ। अब प्रकरण के ऊपर चिंतन प्रारंभ हुआ तो फिर आएगा तीसरा निष्कर्ष, क्या भाई हेतु संशय पैदा कर रहा है। संशय पैदा करने के कारण मैं जा रहा हूं फिर से प्रकरण की तरफ, और जब मैं फिर से प्रकरण की तरफ जा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि बार बार मेरे डिसीजन चेंज हो रहे हैं, मेरे निर्णय परिवर्तित हो रहे हैं, मेरे निर्णय बदल रहे हैं। ऐसा होता क्या है, होता कब है, जब हेतु और साध्य के मध्य कोई एग्जैक्ट संबंध पकड़ में नहीं आ पा रहा है, संशय चल रहा है, हेतु के कारण संशय चल रहा है, क्योंकि हेतु में क्लियरिटी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा मृग मरीचिका, हेतु के कारण मुझे क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, मुझे वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, मैं डाउट में हूं। तो डाउट में हूं तो मैं इंसिडेंट पे चला गया, यार गर्मी ज्यादा है, सड़क पर ही पानी क्यों है, रेगिस्तान में ही पानी क्यों है, वॉट एवर। इसके कारण बार बार मेरे डिसीजन बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे, लेकिन मैं एग्जैक्ट किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच। इसको हम कहते हैं प्रकरण समहित्वाभास। आगे देखते हैं। चौथा आता है साध्य सम। साध्य सम, साध्य सम, इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब आपका जो हेतु है वो खुद ही साध्य बन जाए, मतलब हेतु और साध्य के मध्य में, जिसको हम कंपलसरी रिलेशन कह रहे हैं, वो रिलेशन कहीं ना कहीं समाप्त हो जाए। रिलेशन समाप्त हो जाए इसका मतलब कौन सा हेतु है और कौन सा साध्य है आपको पता ही ना चले। आपने अभी क्या कहा कि मैं धुएं को देखकर आग को पकड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब मुझे पता चले कि धुआं ही आग है, अरे आपने धुआं आग कैसे हो सकता है सर, लेकिन हो रहा है। साध्य सम, जब हेतु और साध्य के मध्य, साध्य सम मतलब साध्य हेतु के समान हो जाए या हेतु साध्य के समान हो जाए, तो उसको हम कहेंगे साध्य सम। ऐसे में भी आपको अनुमान नहीं हो सकता। चौथा आता है कालातीत। अब कालातीत को लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। एक तो कालातीत को लेकर अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, अलग अलग व्याख्यान किए जाते हैं, लेकिन कालातीत के अंदर आप इतना सा समझने की कोशिश कीजिए अकॉर्डिंग टू वात्सायन कि जो आपका हेतु है, उस हेतु के अंदर जब काल का अतिक्रमण हो जाए तो उसको मैं कालातीत कहता हूं। कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि हेतु और साध्य के मध्य में जो व्याप्ति संबंध होता है वो एक समय आधारित होता है, एक टाइम बेस्ड होता है। मैंने अभी आग लगाई है तो ऐसा नहीं है कि 20 घंटे बाद भी धुआं निकलता रहेगा ना, जब तक आग रहेगी तब तक धुआं होगा, और जैसे जैसे आग शांत होती जाएगी धीरे धीरे धुआं भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। बादल आए तो बारिश आएगी, तो बादल और बारिश में ऐसा नहीं है कि बादल तो चलेगा और बारिश अभी भी होती जा रही है ना, ये एक समय फिक्स है। देश और काल जिसको आप कहते हैं, स्पेस और टाइम,